छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और बड़ी विडंबना है कि आज जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है, किसान, खेती, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि उनकी सेना को भी आदेश था कि किसी किसान का अगर अनाज खाना है तो पूरा पैसा चुकाना है उसको, और किसान को मान सम्मान के साथ हमेशा, चाहे वो पक्ष और विपक्ष हो, ये उनकी सोच थी किसान के प्रति। और आज हम जिस सरकार के राज में यहां बैठे हैं देश में, यहां पर संभवतः पहली बार, और मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी रही हैं, देवेगौड़ा जी रहे, वाजपेयी जी रहे, बाकी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन पहली बार देश में जो रेड लाइन थी कि व्यापार समझौते में, द्विपक्षीय समझौते में, WTO में, FTAs में, जहां पर भी हो, लेकिन हमारे अन्नदाता और दूधदाता, हमारे किसान समाज को, किसानों को कभी भी किसी भी सरकार ने इस हाशिए पर लाकर नहीं रखा है। और आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। पहली बात तो अमेरिका जब भी कोई अनाउंसमेंट कर रहा है द्विपक्षीय, पहली बार देखा है कि वहां के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये होने वाला है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो, और 17 बार युद्ध विराम के बारे में बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि मैंने ये व्यापार का लालच और भय दिखाकर भारत को ये सीजफायर करवाया है। 17 बार, 18 बार, और आज तक भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको कभी डिनाई नहीं किया। और आपने देखा होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी एक FTA हुआ, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। लेकिन अमेरिका के साथ एक डील हुई है, और डील क्या है देखिए आप। डील में भारत के ऐसे करोड़ों किसान हैं जो कपास, सोयाबीन, मक्का, इनकी खेती करते हैं, और भारत ने ये एग्री किया है कि हम अपने देश के जो बाजार हैं वो अमेरिका के खाद्य पदार्थों के लिए खोल देंगे। जो सब्सिडी अमेरिका देता है और जो हम देते हैं उसकी तुलना ही कर सकते हैं। और भारत के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे कोई चर्चा, कोई संवाद, आप विपक्ष से भूल जाइए, मुझे लगता है कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन जो किसान संघ है और भाजपा की आप अगर इतिहास देखिएगा, सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में पहला संशोधन मोदी सरकार क्या लेकर आई, जो हम लोगों ने बनाया था जमीन अधिग्रहण कानून, उसका संशोधन करने के लिए, ताकि व्यापारियों को, जमीन खरीदने वालों को राहत मिले, इसलिए उन्होंने किया था संशोधन भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर लेकर। राहुल गांधी जी ने उस समय पार्लियामेंट के अंदर और हम सबने पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त दबाव बनाया। अंत में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा सरकार को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। दे कुड नॉट अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट। सरकार दूसरी बार बन गई। पहला काम क्या किया, 3 काले कानून किसानों के खिलाफ देश में बनाए। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ खींचने पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार बनती है उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्राथमिकताएं, उसका काम करने का तरीका क्या है। इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, जब मौका लगेगा हम किसान का गला दबाएंगे, किसान को बोनस, किसान को राहत, किसान का कर्जा माफी भूल जाइए, लेकिन किसान और खासकर लघु किसान, छोटे किसानों को विशेष रूप से सरकार ने उस सौदे में उनको सैक्रिफाइस किया है। अमेरिका का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को दबा के काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस डील में जो हमारे किसानों को, कृषकों को जो नुकसान होने वाला है, खासकर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर, वो समझ से परे है। लेकिन ये जो दबाव अमेरिका का है ये सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, और अभी भी विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी सिक्योरिटी का हमारा व्यू होगा, कहां से होगा? कोई और मुल्क भारत को कैसे बता सकता है कि आप कहां से तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? काफी हम मात्रा में तेल लेते थे रूस से और ईरान से, और
मुझे दुख है कहते हुए कि अमेरिका का जो दबाव है वो चीन पर नहीं चल रहा है। चीन ने दो टूक मना कर दिया और हमारे पर 50% टैरिफ लगाया, पहले धमकी दी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका को पहले हम 3 से 5% टैरिफ देते थे, 50 की धमकी दी, 25 कर दिया और इस डील में 18% कर दिया। जहां हम पहले 3 या 5 देते थे, अब 18% दे रहे हैं और हमने $500 बिलियन का माल खरीदने का उनको आश्वासन दिया है 5 साल के अंदर। किस दाम पर लेंगे, क्या लेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं है और डिटेल्स जो है वो अभी तक बाहर नहीं आई। आप पूछिए वाणिज्य मंत्री से, क्या इंडिया रूस से तेल खरीदेगा, वो बोलते हैं आप पूछिए विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री को पूछो, वो पूछते हैं पूछिए वाणिज्य मंत्री से। किसी को मालूम नहीं है और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इशू ये नहीं है कि अमेरिका ने कहा कि आप तेल वेनेजुएला से लीजिए। वेनेजुएला का जो तेल है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, हैवी है वो, उसको लाने में, उसको प्रोसेस करने में अलग तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन किसके दबाव में? इस देश में हम लगभग 85% हमारी एनर्जी नीड्स को हम इंपोर्ट करते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमको क्या सूट करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सोर्स ऑफ फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और पॉलिटिकली हमें क्या सूट करता है। अगर हमें सस्ता तेल रूस से मिल रहा है तो किस दबाव में हम उसको मना कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि इस डील के अंदर बहुत सारी चीजों को ताक पर रखा गया है। सबसे पहले तो हमारा किसान वर्ग है। जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र में यहाँ पे कितने कपास के हमारे किसान भाई हैं, सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या करी क्योंकि वैसे ही वो मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाते हैं और अब बांग्लादेश को पाबंद कर दिया है। हमारा कपास बांग्लादेश खरीदता था, अब उनको बोल दिया है कि आप सारा ट्रेड अमेरिका से करेंगे। तो दबाव बनाकर चारों तरफ से हमारे को घेरा जा रहा है और दुर्भाग्यवश ये सरकार इस डील को भी अपनी कामयाबी समझ रही है। जहां 3% देते थे 18% दे रहे हैं। तेल खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए पाबंद कर दिया गया, आप यहां से लेंगे, यहां से नहीं लेंगे। ये पहली बार हुआ है। और देखिए, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है या फॉरेन पॉलिसी है वो एग्नोस्टिक है कि देश में शासन किसका है। अलग अलग विचारधारा के लोग यहां पे सरकार बना के रहेंगे, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी इतना बेदर्दी से किसानों के हित को अनदेखा नहीं किया है। और मैं किसानों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सरकार है, इसने पिछले 11-12 सालों में अपना पूरा ध्यान, अपनी पॉलिसी मेकिंग, अपना बजटरी एलोकेशन किन लोगों के लिए समर्पित किया है? चंद वो लोग जो संसाधन वाले हैं। बाकी भाषण, विज्ञापन और घोषणाएं उन्होंने की है मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए। लेकिन जो शाही है इनकी सरकार की, जो कदम चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चल रही है जो बहुत ही अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली है। बीजेपी का आप इतिहास देखिए, इतना प्रेम उमड़ रहा है अमेरिका के लिए आज, और मुझे लगता है कोई ना कोई दबाव है। आप इतिहास उठा के देखिए, जब मनमोहन सिंह जी ने भारत अमेरिका परमाणु करार किया था, वो किस लिए किया था? इंडिया को एक इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए। कोई डील नहीं करी थी, बराबरी के हमारे समझौता हुआ, हमने कुछ टर्म्स कंडीशंस रखे और भारत को परमाणु शक्ति का स्टेटस मिला पूरी दुनिया में। उस समय भाजपा ने इस डील का विरोध किया कि आप परमाणु करार कैसे करें अमेरिका के साथ, इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील। उसके बाद हम लोगों ने प्रपोज किया तो भाजपा ने अपोज किया एफडीआई इन डिटेल, भाजपा ने अपोज किया एफडीआई इन डिफेंस, भाजपा ने अपोज किया जीएसटी को, भाजपा ने अपोज किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, आधार कार्ड को। और अब सरकार में आने के बाद इन सारे मुद्दों को अपनाते हुए, जैसा हमेशा करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, जब सत्ता में आएंगे तो उन सारों को अपना के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। राहुल जी ने बहुत पहले कहा था जीएसटी जो आप लेकर आए वो सरल बनाइए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है, छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। कितने सालों के बाद आके वही काम किया जो पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बोलते थे, स्लैब्स को 6 कर दिया, कम कर दिया। तो ये जो पार्टी है, मुझे लगता है कि ये काफी मौका परस्त इनकी पॉलिसी मेकिंग है। लेकिन विशेष रूप से हमारे किसानों, चाहे आप, मैंने कहा, सोयाबीन हो, कपास हो, मक्का हो, नट्स हो, डेयरी फार्म्स हो, और ये अधिकांश इस भारत का हिस्सा है, चाहे वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, सब लोगों को वहां नुकसान होने वाला है। और एक और बात, हमने ये भी कमिट किया है कि हम 0 टैरिफ कर देंगे अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए और नॉन टैरिफ्स को भी खत्म कर देंगे।
नॉन टैरिफ खत्म करना मतलब आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को यहां पे आने की अनुमति दे दी। हमारा जो बीज है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, अब वो फ्लड कर जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के साथ। ये वो बीज हैं जो शायद यहां किसी ने सोच के रोका होगा हमको, और जीएम सीड्स के साथ बहुत सारी भविष्य में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो हम लोग तो जीरो टैरिफ अमेरिका को दे रहे हैं, वो हमसे 18% टैरिफ ले रहे हैं, हमको डिक्टेट कर रहे हैं कि आप कहां से तेल और गैस लेंगे। हमारे किसानों की आपने बलि चढ़ाने का काम कर दिया, और कोई राहत पैकेज नहीं है। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इतना महत्वपूर्ण है, इतने लाखों लोगों को रोजगार देता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया गया है। बांग्लादेश को वो कंसेशन मिल रहे हैं, चीन आंख दिखा के वो कंसेशन ले रहा है, और भारत नाकाम रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो डील की गई है ये एक तरफा डील है, और अगर कोई दबाव सरकार पे नहीं होता तो कोई भी सरकार, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अपने होशोहवास में इस प्रकार की डील को ना तो मानती, एक्सेप्ट करती, और ना अपनी कामयाबी बताती। हम तो पार्लियामेंट के अंदर और देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। सरकार ने जानबूझ के नरेगा स्कीम को खत्म करने की ठान ली है। सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, जो प्रोविजन नरेगा के थे वो लगभग समाप्त कर दी हैं। अब गांव पंचायत में निर्णय नहीं होगा कि कुआं कहां बनेगा, सड़क कहां बनेगी, राजधानी निर्णय करेगी। पहले छोटे ठेकेदारों को काम मिलता था, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलता था, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। अब स्टेट लेवल पे एक एजेंसी करेगी, और बजट लिमिट कर दिया है, इतने के काम होंगे। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट था, कोई सरपंच अगर प्रधान एक्टिव होता तो करोड़ों रुपए के काम गांव में करा सकता था। अब उन्होंने कहा इतना है सीमा, यही बजट है, इसमें काम करिए। और जो प्रोसेस है डिमांड ड्रिवन काम मांगने का, इतना जटिल और मुश्किल बना दिया कि लोग जो एवरेज औसत वर्क डेज है 125 की गारंटी कर रहे हैं, जो 100 का था प्रावधान, नेशनल एवरेज 30-35 दिन में नहीं है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाकों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ घोर अन्याय कर रही है। ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा, प्रचार, भाषण और मैनेजमेंट का खेल कर रही है। जैसा आपने अभी देखा दिल्ली में जो है समिट हो रही है, वहां पर चीनी रोबोटों को अपना दिखा के कितना झेप का एहसास हुआ होगा सब लोगों को। इतना बड़ा आयोजन है और वाहवाही लूटने के लिए आप सब कुछ ताक पे लगा रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा है, जो नियत है और नीति है, वो सब पूरी तरह किसान विरोधी है, कृषक समाज के विरोधी है, और हमारी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस इसका पूरी तरह विरोध करता है, और हम जवाब मांग कर रहेंगे। ये सरकार जवाब देने विश्वास करती नहीं है। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और मुझे बड़ा खेद हुआ आज जो भाषा भारत के संसदीय कार्य मंत्री ने इस्तेमाल करी है। देश के प्रतिपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद है, उनको आप देश के लिए एक खतरा बता रहे हैं। ये अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मैं सिरे से इस स्टेटमेंट को नकारता हूं। किसी भी देश के, हमारे भारतवर्ष के प्रतिपक्ष के नेता को आप सुरक्षा के लिए एक घातक व्यक्ति बताएं, ये उनके पद को शोभा नहीं देता। उन्हें स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। विपक्ष का काम है अकाउंटेबिलिटी तय करना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, जवाब मांगना। आप जवाब दें नहीं, आप उनको पार्लियामेंट से हटा दें, उनका माइक बंद कर दें, बोलने की अनुमति ना दें, और फिर उनको सुरक्षा का खतरा बताएं। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के पूरे परिवार ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आतंकवादियों ने उनका बम से, गोलियों से जान ले ली, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बड़ा ही गलत स्टेटमेंट किरण रिजिजू ने दिया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये बात व्यक्ति की नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो एक संवैधानिक पद होता है, उसके खिलाफ, उनके उस पद के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर उन्होंने भाजपा का रवैया दिखाया है कि आप सिर्फ बेइज्जत करना जानते हैं, झूठे आरोप लगाना जानते हैं, लांछन लगाना जानते हैं, दबाव और टकराव की राजनीति करना जानते हैं, और आप संवाद में, फेडरल स्ट्रक्चर्स में, जवाबदेही में, ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में आपका विश्वास नहीं है। इस ट्रेड डील के बारे में बहुत सारी और डिटेल्स भी हैं जो मैं आप लोगों को अभी सर्कुलेट करवा दूंगा। आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब देंगे। अभी करनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है, उससे धमकी दी है कि राहुल गांधी को लोकसभा में घुसकर हम मारेंगे। वेणुगोपाल जी ने भी ट्वीट किया है उस पर, आपकी क्या राय है? खुलेआम मैंने अभी आपसे कहा कि राहुल गांधी जी को टारगेट बनाकर ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि इस प्रकार के लंपन एलिमेंट्स को
कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई हैं जब उनको सीधा धमकियां दी गई हैं, अपशब्द बोले गए हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती बल्कि मजे लेती है। ये सरकार के काम करने के तरीके पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। कोई सामान्य पत्रकार भी अगर कुछ ऐसी बात लिख दे या कह दे जो सत्ता को पसंद नहीं हो तो एफआईआर, कोर्ट केस, बेल नहीं मिलती, सालों साल लोग जेल पड़े रहते हैं क्योंकि वो बदले की भावना से काम करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष की जान को धमकी को सोशल मीडिया पे दे रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब सरकार की इंटेंशन क्या है, सरकार चाहती क्या है? इस देश में अराजकता फैल जाए, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस सरकार को इस प्रकार के रवैये को छोड़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को जो पहली बात तो उनके पास जो एसपीजी थी उसको हटाया गया, सुरक्षा बार बार चूक भी होती है और इस प्रकार के थ्रेट्स अगर कोई दे रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, मतलब उनको लगता है कि हम थ्रेट दे देंगे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। सर, अजीत पवार का जो हादसा हुआ है का उनकी फैमिली अभी अब तक तो अब तो उनके बेटे भतीजा भी सब लोग बोल रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो हादसा था या जो फैमिली कह रही है? देखिए, मैं इसमें इतना ही बोलना चाहता हूं कि जांच ऑनगोइंग है और जो उनके परिजन या फैमिली या बाकी लोग चाहते हैं अगर किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो सरकार को एक ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और टाइम बाउंड एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि पता पड़े मामला क्या हुआ। क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी ये बहुत दुखद हादसा था, लेकिन पहले भी हुए हैं और अगर कहीं कोई सस्पिशन है या कहीं किसी मन में डाउट है तो वो एक हाई लेवल ट्रांसपेरेंट जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। That's why I lost my father in a road accident, but that was an accident and it's a long time back now, it's 25 years ago. But I do believe if somebody in the family has any suspicions or doubts or wants to have a certain inquiry, I think having an inquiry doesn't harm anyone. And these kind of incidences show that the infrastructure of the private aviation needs an overhaul, because it can't be that we have so many accidents in the aviation sector and nobody's held accountable, right? So there must be a fact-finding inquiry at the highest levels and time-bound inquiry should be done. सचिन जी, इंडिया अलायंस की लीडरशिप को लेके भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। काफी भीतर की आवाज है जो कि बोल रहे हैं कि या तो वो स्टालिन हो या ममता दीदी हो, ये थोड़े ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। Anybody who talks about giving advice from the outside, I think perhaps should understand that the decision of the leadership of the party and the coalition doesn't lie with one or two people. It has to be a consensual decision, right? And as of now, we are all working together. The India Alliance, I think, did remarkably well in the last Lok Sabha election, and the whole world has seen. In fact, the gap between the India Alliance Lok Sabha numbers and the NDA numbers is about 45 or 48 in the Lok Sabha. So the gap is not that wide. And this election was a fragmented verdict. No party got clear verdict. Two parties supported BJP, and that's why they are in government. As far as we are concerned, we work together on most issues. I think we'll be meeting very often now. But the India Alliance is strong, and India Alliance is strong because of why it was formed. Because I think the kind of government we saw in Delhi was something that is unacceptable to most people. The attitude, the way of working, and I do believe that in the next elections, India Alliance will do extremely well, whether it's Tamil Nadu or other states, including Kerala. सर, एलपिस्टन फाइल में राष्ट्रवादी की तरफ से शरद पवार जी का नॉमिनेशन आता है। जब इस बात पे चर्चा होगी तब इस बात पे हम चर्चा करेंगे, अभी इस बात पे कोई चर्चा नहीं। अगर दोनों एनसीपी एक साथ आएंगे तो राज्यसभा का ये निर्णय, ये उनके दलों की बातें हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, समय आने पर सबकी चर्चा करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा हम लोग लेंगे। एफस्टीन फंड में बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारे ईमेल सामने आए, लेकिन आज तक उस मुद्दे पे जुड़े लोगों का रिजाइन नहीं हो रहा है। कई देशों में रिजाइन हो रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। पूछना चाहिए ना सरकार से, आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि राहुल जी को जान से मारने की धमकी लोग दे रहे हैं ओपनली और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों के नेताओं के नाम इस तरह के विवादित उसमें आते हैं प्रकरण में, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा, ये जो डील भी हुई है, ये साधारण कोई सरकार इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्कूल जाते हुए बच्चे को मालूम है कि हमारे
मक्का, सरसों, कपास, सोयाबीन के जो किसान हैं उन पर क्या बीतती है, किस दाम में हमको पेट्रोल, फर्टिलाइजर, तेल, खाद, डीएपी मिलता है, क्या हमको उसकी कमाई होती है, कितना हमारा खर्चा होता है, ये सब जानने के बाद अगर कोई सरकार एक अनफेयर कंपटीशन स्टार्ट करती है, अमेरिका के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देश में आ जाएंगे, हमारे देश के किसानों का क्या होगा, ये सब जानते हुए अगर कोई सरकार करती है तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव है, और दबाव इन्हीं चीजों पर होगा। और क्या हो सकता है दबाव सरकार पे? आपको लगता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल है और भी ऐसे देश भर में बने? मैं तो समझता हूं कि ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं था, ये भारत सरकार कर रही था। तो सरकार को कम से कम अपना ड्यू डिलिजेंस, इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोगों को आप ला रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है। आप फ्यूचर की देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इस प्रकार की घटना का सरकार अलाउ करती है तो कहीं ना कहीं या तो ओवरसाइट है या जानबूझ के किया गया है, लेकिन कभी कभी गलती पकड़ी जाती है। और इसे काफी मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई है कि क्या पीआर इवेंट क्या होता है, हवाई लूटने के लिए क्या करते हैं और एक्चुअली में क्या हो रहा है। सर, आप इंडियन इकोनॉमी और एआई को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट जो कि भारत 3 दिवसीय दौरे पर थे, उन्होंने इकोनॉमी के साथ साथ भारत की एआई कैपेबिलिटीज की भी तारीफ की। भारत की एआई कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा मजबूत है। आप गलत मत समझिएगा, भारत एक आईटी सुपर पावर आज से नहीं है, और ये किसी एक्स या वाई सरकार की वजह से नहीं है। हमारा एक टैलेंट पूल है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो हमारी जो लेटेंट शक्तियां हैं, चाहे वो एआई में है, आईटी में है, पीपीओस में था, हम लोग शुरू से करते आए हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है। और मत भूलिए, जो रवैया अमेरिका का है, अधिकांश देश अब एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, और चीन के साथ बहुत संबंध अच्छे किसी बहुत देशों के नहीं है। तो नेचुरल चॉइस जो है वो इंडिया बनती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स के लिए, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के लिए, और अच्छी बात है, लेकिन उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमारी जो ताकत है, हमारा जो प्रभाव है, उसको हम अगर सही दिशा देंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत लाभ मिल सकता है। और जितने भी बाकी दुनिया के देश हैं वो सब भारत के लोकतंत्र को, भारत की ताकत को, भारत की इतनी बड़ी मार्केट को समझते हैं। एक यंग इंडिया है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, और बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। तो भारत पे कोई कमियां नहीं है, लेकिन सरकार अगर दबाव में डील ऐसे कर रही है और ट्रम्प साहब डिक्टेट हमको कर रहे हैं, खुद तो वो यूरेनियम ले रहे हैं रूस से, चीन खरीद रहा है रूस से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत को पाबंद कर रहे हैं। और भारत को बोलना चाहिए, भाई आप एक अलग मुल्क हैं, हमें आजादी है, हम कहां से तेल लेंगे या नहीं लेंगे, हो सकता है बाद में ना भी लें, लेकिन ये जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, द इंडिपेंडेंस टू मेक अ डिसीजन, दैट इज सॉवरेन डिसीजन, उसको आप फोरफिट कैसे कर सकते हैं? कल को स्थिति बदल जाती है, हमको और सस्ता तेल किसी और दुनिया के कोने से मिलता है, वहां से लेना चाहिए, या हमको जो सूट करता है। आज रशिया हमको सस्ते में तेल दे रहा है, हमारा पुराना संबंध उसके साथ रहा है, तो हम उसको फोरगो क्यों कर रहे हैं? द राइट टू चूज। कल को अगर बहुत सस्ता तेल हमें कहीं अफ्रीका से मिलेगा, हम वहां से लेंगे, बट हाउ कैन यूएस गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट डिक्टेट टू द इंडियन गवर्नमेंट दैट यू मे नॉट बाय दिस ऑयल एंड बी फोरबिडेड फ्रॉम बाइंग दिस ऑयल, एंड आप वेनेजुएला से लेंगे? क्यों लेंगे भाई? इतना बड़ा हमारा मुल्क, इतनी बड़ी हमारी मार्केट है। सो आई थिंक द फ्रीडम टू चूज, दैट इज बीन लेट गो। दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमारा देश बहुत गरीब भी था, इतना डेवलप नहीं था 70 के दशक में, तब भी इंदिरा गांधी ने बोला था अमेरिका को, आपका 7वां बेटा भेजा बे ऑफ बंगाल। उन्होंने, अमेरिका ने कहा इंदिरा गांधी जी को कि आप अगर युद्ध करेंगे तो 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल आ जाएगी। इंदिरा जी ने कहा आप 7वां बेटा भेजो, 8वां भेजो, हमें जो करना हम करेंगे। वो होता है प्रतिबद्धता। सचिन जी, देखिए इसी एआई को लेकर एक वीडियो बनवाया था कांग्रेस की सोशल मीडिया के लिए सेल ने ओम बिरला के ऊपर, उस पर अभी नोटिस जारी किए। एक तरफा कार्रवाई सरकार करती है, मुझे एग्जैक्ट प्रकरण याद नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि कानून और काम करने का तरीका सत्ता पक्ष की अलग है, विपक्ष की अलग है। और जितनी एजेंसी देश में है, ईडी से लेके, सीबीआई से लेके, इनकम टैक्स से लेके पुलिस प्रशासन, वो सबका काम है कि विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना है, और उसको चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनेता हो, उनको कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण में रखना है। तो ये दबाव की राजनीति जो है बहुत दिन चलती नहीं है। महाराष्ट्र की कर्मी सेना ने राहुल गांधी को मैंने जवाब दिया, आई आंसर। हो गया सर, मुंबई में पिछले कई सालों से जो है, खासतौर पर यहाँ पर बीएमसी से लेकर लोकसभा तक जो है भाजपा की सरकार है, ऐसे में मुंबई में बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे भाजपा के नेता बोलते हैं, कैसे देखते हैं आप? जब भी चुनाव आते हैं तो ये घुसपैठियों का नाम लेकर,
विदेशी लोग यहाँ घुस रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं। बिहार में बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, महाराष्ट्र बोलते हैं। लेकिन पिछले 11 साल में, क्योंकि जो बॉर्डर है वो तो भारत सरकार के अधीन आता है, पिछले 11.5 सालों में भारत से कितने इलीगल लोगों को आपने बाहर भेजा है? ये अगर हैं, 11 साल से हैं अगर लोग किसी देश के किसी कोने में हैं, तो घुसे कैसे? अगर बंगाल में आप कहते हैं तो बंगाल पुलिस तो बॉर्डर पर नहीं खड़ी है ना, भारत सरकार को बॉर्डर की रक्षा करनी है, और 11 साल लंबा समय होता है। ये बता दे भारत सरकार कि पिछले 11 सालों में अपने कार्यकाल में आपने कितने इलीगल बांग्लादेशी या नेपाली, कोई भी लोग जो इलीगल यहां रह रहे हैं, कितनों को निकाला है? ये सिर्फ चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित करने के लिए भाषण देते हैं। और अब यहां तो सब सरकार इन्हीं की है ना, दिल्ली में, मुंबई में, नगर पालिका में, यहाँ कौन रोक रहा है? अगर इस देश में रहने का अधिकार किसी को नहीं है, इलीगली वो रह रहा है, उसको निकालना चाहिए। मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, उसका धर्म क्या है, जाति क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इलीगल है और प्रमाण के साथ ये प्रूफ किया गया कि वो इलीगल है, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, निकालना चाहिए। लेकिन उस पर राजनीति मत करिए। आप सिर्फ भाषण दें, लोगों को डराने का काम करें और कार्रवाई कुछ नहीं करें, ये कब तक चलेगा? महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को 5% रिजर्वेशन मिल जाता नौकरी और एजुकेशन, वो अभी महायुति सरकार ने रिजेक्ट किया, कैंसिल कर दिया। कि ये सरकार ने किया, लेकिन मुझे लगता है कि संविधान में जो प्रावधान है, हमारा कोई जाति हो, कोई बिरादरी, कोई धर्म हो, एक संविधान की प्रक्रिया के तहत लोगों को आरक्षण और मौका मिलता है, और मैं समझता हूं ये सबके लिए होना चाहिए। भाजपा सरकार अधिकांश जो कदम उठाती है वो धर्म की राजनीति करती है, और ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है। किसी प्रदेश में चुनाव होगा, वो डिक्लेयर करेंगे हम पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति को टिकट ही नहीं देंगे। ये जो राजनीति है ये मेरिट बेस्ड नहीं है, ये लोगों को कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं ये देश सबका है, ये प्रदेश सबका है, सबको बराबर का अधिकार संविधान ने दिया है, उसको भाजपा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।